हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियाई चैप्टर। वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा बच्चों, न्यूक्लियाई वन शॉट में। ठीक है, देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एक दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आ जाते हैं इसके, उनको ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेंगे बच्चों एटॉमिक नंबर की। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों बात कर लेंगे हम लोग मास नंबर की। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरे नंबर पे बात कर लेंगे इसका इनिशियल रेडियस की। ठीक है जी, इसकी इनिशियल रेडियस कितनी होती है। ठीक है जी, एम्पिरिकल रेडियस बोलते हैं उसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्पिरिकल रेडियस। ठीक है जी, इसको याद रखना बच्चों जी। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी, बाइंडिंग एनर्जी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद बच्चों आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, या फिर एक काम कर लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो आती है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। उसके बाद बच्चों जो हम बात करते हैं इट्स सेवेंथ वन इज बच्चों न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली चीज़ है बच्चों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी। और नाइन्थ वन चीज़ है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। एंड टेंथ वन बच्चों जी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। ये 10 टॉपिक्स हैं बच्चों इस चैप्टर से, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको आप स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लो। स्टार्ट करते हैं बच्चों जी। इसका नाम है सबसे पहली चीज़ एटॉमिक नंबर। बच्चों एटॉमिक नंबर आप जरा ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यस, हमेशा ध्यान रखो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों एटॉमिक मास की। बच्चों एटॉमिक मास को दूसरी भाषा में कहा जाता है मास नंबर। क्या कहा जाता है बच्चों जी, मास नंबर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बहुत बढ़िया बात बच्चों, देखो मास नंबर क्या होता है हमेशा ध्यान रखा करो, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स बच्चों समझना, मीन्स ये हो गया जैसे बच्चों ये एटम हमारे पास, ये एटम में जो बीच में होता है बच्चों जी इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। आपको पता है एटम वीडियो में मैंने बता रखा है। इसके अंदर बच्चों रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इनको कंबाइन कर दो बच्चों तो क्या बन के आता है आपका, न्यूक्लियॉन्स। क्या बन के आता है बच्चों जी, न्यूक्लियॉन्स। याद रखना है बच्चों जी। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मीन्स आप ये लिख सकते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रखें। अब यहाँ पे बच्चों एक NOTE मीन्स नोट पॉइंट आ जाता है। नोट पॉइंट ये है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, नोट पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यानी कि मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन और प्लस n। इलेक्ट्रॉन की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो, Z। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा A इज इक्वल टू Z प्लस n। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ न्यूट्रॉन निकालो तो आप क्या कहोगे, सर एटॉमिक मास से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर। n क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। बहुत बढ़िया बात, इसको सबसे पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसका नाम है बच्चों रेडियस। ठीक है, एम्पिरिकल रेडियस निकालना, तो रेडियस ऑफ द एटम या फिर न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस क्या होती है बच्चों, जरा देखिएगा बच्चों, एक्चुअल में न्यूक्लियस कैसा होता है, जरा दिमाग लगाओ। न्यूक्लियस होता है ऐसा, ये क्या हो गया इसका R। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। एक्चुअली बच्चों जो ये R होता है, दिस इज द R, ये आप हमेशा ध्यान रखा करो। एक्चुअली इसका वॉल्यूम होता है कुछ, इसका क्या होता है, वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो एक्चुअली बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा ध्यान रखा करो, एटॉमिक मास के। किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के। किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास। कि भाई इसके अंदर कितना उसका एटॉमिक मास है, मीन्स कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। दिस इज द वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू A। अब बच्चों एक चीज सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R³ प्रोपोर्शनल टू A।
एक्चुअली ये सब चीज़ें कांस्टेंट है तो छोड़ो, आर को इधर लेकर के जाओ, ये छोड़ दो, कांस्टेंट में चले गया। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 कितना आ गया 3, है ना जी, क्योंकि 3 है, क्यूब इधर लेके जाओगे 1/3। अब एक यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। दिस इज बच्चों दिस आर नॉट, दिस आर नॉट इज व्हाट बच्चों, एम्पिरिकल रेडियस, एम्पिरिकल रेडियस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, एम्पिरिकल रेडियस बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। यहीं पे हम न्यूक्लियस की डेंसिटी निकलवा देते हैं आपसे, ठीक है जी। क्या निकलवा देते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की अगर बच्चों आप लोग बात करते हो तो जरा ध्यान से देखिएगा, डिंग डिंग डिंग, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते हो रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू मास m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी। अभी 3 कहाँ पहुँचेगा, मास इंटू 3 और अपॉन में 4 पाई, इसकी जगह वैल्यू r क्यूब की जगह ये रख दो, r0 ए की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 3, ये 3 से ये 3 तो कट गया, r इज इक्वल टू 3m अपॉन में 4 पाई r0 और इंटू में a। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। r क्यूब भी हो जाएगा ये, ठीक है जी, r0 के साथ तो क्यूब आएगा ना। अब जरा एक चीज़ देखो आप लोग, ये 3m जो है, ये जो वाला m है, ये सिर्फ एक का है, मीन्स ये जो मास है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है, हमें पूरे का एटॉमिक मास का चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी जरा बताओ आप लोग, मल्टीप्लाई, मीन्स कितना 3ma अपॉन कितना जरा बताओ आप लोग, 4 पाई r क्यूब ये, और a से a मर गया तो क्या बचा, डेंसिटी 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। याद रखिएगा बच्चों, इन टर्म्स ऑफ एम्पिरिकल रेडियस, इन टर्म्स ऑफ एम्पिरिकल रेडियस। सबसे पहले बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझो यार, एक चीज़ सोचो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये आपस में कैसे बाउंड है, कौन सी एनर्जी जो है जो इन दोनों को बाउंड यानी कि बांधे रखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों जी, बाइंडिंग एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, आप याद रखेंगे। अब एक्चुअल में बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी को स्टडी किया था मिस्टर आइंस्टीन साहब ने, आइंस्टीन साहब ने की इक्वेशन आप जानते हो, E इज इक्वल टू mc², बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छे से आप जानते हो। इस m को उन्होंने मास डिफेक्ट में कन्वर्ट करा था, डेल्टा m में और c² में, इसको बोला उन्होंने मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में ओरिजिनल मास माइनस इनिशियल मास, ठीक है जी, मीन्स चेंज इन मास, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा था, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखा उन्होंने मास डिफेक्ट को, बहुत अच्छे से बताता हूँ। आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, बहुत बढ़िया बात। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं सब लोग बताओ, न्यूट्रॉन को अभी सर ने निकालना सिखाया था, ए में से किसको माइनस कर दो, जेड, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ए में से किसको माइनस कर दो, जेड को, तो ए माइनस जेड प्लस, बहुत सिंपल है मास डिफेक्ट को निकालने का तरीका, mn a माइनस जेड। और फिर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन है इसके पास, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, जेड से मल्टीप्लाई, माइनस कर दो इसके इनिशियल मास के, इससे इनिशियल मास, और ये वैल्यू इसकी जगह पे उठा के रख दो आप, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस जेड mn, फिर उसके बाद प्लस mp मास ऑफ प्रोटॉन मीन जेड mp माइनस m, और इनटू पे कितना आ गया बच्चों जी, c²। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं इसको MEV में चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोग को, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a माइनस जेड mn प्लस जेड mp, आपको ये फॉर्मूला लगा करके आना है, c² हटा देना, बस 931 लगा देना, और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी काय में, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काय में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखिएगा बच्चों जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहीं पे मैं आगे बच्चों एक चीज़ आपके लिए करा देता हूँ, यहीं पे आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी लिखो और डिवाइड कर दो न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इज व्हाट, एटॉमिक मास, न्यूक्लियन इज व्हाट बच्चों, एटॉमिक मास, वेरी गुड, आप एटॉमिक मास से डिवाइड मार दो, दिस B/N इज इक्वल टू EB अपॉन A, यहीं पे बच्चों ये चीज फिनिश्ड इट।
ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, या उससे पहले हम एक टॉपिक और करते हैं, यस, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एटॉमिक मास ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये गया, ये गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, देन उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा एक्चुअल बच्चों, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा ये ग्राफ हल्का 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 आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता जाएगा, ठीक है। पहले एकदम से राइज अप होगा, ये बच्चों यहाँ पे एटॉमिक मास है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी है। जैसे जैसे बच्चों आपने देखा ऊपर को ये हाइड्रोजन के हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, उसके बाद फिर हीलियम का आ जाता है, फिर लिथियम का आ जाता है, इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से आपको एक ग्राफ का ऑर्डर मिलेगा। मीन्स पहले बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद बढ़ते 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 हल्के हल्के बढ़ता चलेगा, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाओगे हल्का हल्का बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे कम होती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता चला जाता है। यहीं पे बच्चों बात आ जाती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। किसकी आ जाती है बात? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। आप लोग हर चीज़ को समझते रहो, पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। बस पॉइंट्स को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों देखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, मास जितना बढ़ाते जाओगे अनस्टेबिलिटी आती है। कि एक्चुअल बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है एक्चुअल बच्चों, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते जाते हैं बच्चों? इंक्रीजेस, यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज, बढ़ते जाते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने की वजह से बच्चों क्या पैदा हो जाती है वहां पे? अनस्टेबिलिटी। क्या पैदा हो जाती है? अनस्टेबिलिटी। बोलो जी, क्लियर है? इसलिए आगे के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना वो उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, है ना जी। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो क्या दिखाने लगते हैं? अनस्टेबिलिटी। और दूसरी चीज वो एक शो कर देते हैं रेडियो एक्टिव नेचर। कौन सा नेचर? रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब ये हो जाता है भाई साहब, रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब ये हो जाता है ये एमिट करने लगते हैं, ये एमिट करने लगते हैं किस चीज को? जरा बताओ, रेडिएशंस को। किसको एमिट करने लगते हैं बच्चों जी? रेडिएशंस को। बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखा करो बच्चों जी। जैसे जैसे मास डिक्रीज होता है तो बच्चों की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। एक्चुअल में क्या होता है डिक्रीज होने की वजह? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यस, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि भाई साहब ना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, लगभग उतना ही उतना इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है P-N-E तीनों के तीनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, बट ये जो होते हैं ये कैसे होते चले जाते हैं बच्चों? इंक्रीज होते चले जाते हैं। यस, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस पर शॉर्ट नोट लिखने को, ठीक है। द न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स, जाहिर सी बात है वही फोर्स जो लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। ये चीज याद रखना, उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दूसरी चीज बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। यस, अपने आप ही लगता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे पे, बहुत कम डिस्टेंस पर लगती है, लगभग 1 फर्मी-मीटर, बल्कि इससे नीचे पर भी, ठीक है। द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स। जितने भी टाइप के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उन सब पर इक्वल क्या लग रहा होगा? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। ये चीज ध्यान रखना, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर सेम और इक्वल है। उसके बाद बच्चों एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 0.7 फर्मी, लगभग अगर आप 0.7 से भी नीचे आएंगे तो ये जो फोर्स है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स बना लेगा, ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट चीज है न्यूक्लियर फिजन। इनको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है बच्चों, बहुत अच्छे से इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फिजन बच्चों, न्यूक्लियर फिजन एक तरीके की ऐसी रिएक्शन है जिसको आप अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बोल सकते हो। यस, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है बच्चों ये। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रुकती नहीं है बच्चों। सन पे यही होती है, सन पे यही होती है कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में जाता है, वो दो फर्दर दो में जाते हैं, वो दो फर्दर, उस तरीके से इस तरीके से इनका डिवीजन चलता रहता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करती है बच्चों? न्यूक्लियर फिजन जो होती है रिफर्स टू स्प्लिटिंग। स्प्लिट होते हैं बच्चों एटम्स,
या उनके न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में। दिस प्रोसेस इज अकर्स टू द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान होता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये रिलीज करती है सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। बच्चों इसमें इसके 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। यूरेनियम होता है, यूरेनियम में आप अगर एक न्यूट्रॉन को डालते हो तो ये स्प्लिट हो जाता है बच्चों किसमें, जरा ध्यान से देखो, बेरियम में और काय में, क्रिप्टॉन में। बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकालता है। अब सर ने कहा ये अनकंट्रोल्ड होती है, एक्चुअल में ये 3 न्यूट्रॉन फिर से एक एक करके यूरेनियम के कांटेक्ट में आते हैं और फिर से बेरियम और क्रिप्टॉन के 2 अलग अलग न्यूक्लियाई निकालते हैं। आप समझने की कोशिश करो, इसलिए अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही बच्चों जब यूरेनियम को लिया 1 ऑन डाला तो जिनॉन भी बनता है बच्चों, स्ट्रॉन्सियम भी बनता है बच्चों। ये भी 2 छोटे और 2 न्यूट्रॉन फिर से निकलते हैं। फिर से आप अगर इसमें इस चीज को डाल दोगे तो 2 रिएक्शन फर्दर अलग अलग तरीकों से होंगी। तो ये था बच्चों न्यूक्लियर फिजन। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ पे आप प्लस निकाल करके लगा सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों, हीट रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में, वॉट एवर, बहुत सारी चीजों की फॉर्म में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो मेरे बच्चों रिएक्शन और जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चों फ्यूजन में क्या होता है, नाम में ही सब कुछ है, कंबाइन, फ्यूज, जुड़ना। ठीक है ना, एक एटम और दूसरा एटम या एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हुए, साथ ही साथ एक एटम बनाया और एक न्यूट्रॉन निकाला और साथ ही साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, ऐसे ही है बच्चों, ये इसके एग्जांपल्स है जिसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन को आप क्या कहते हैं, एटलीस्ट 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई, ध्यान रखना 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन हो और फ्यूज हो और बनाए क्या चीज बच्चों, सिंगल न्यूक्लियस। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये चैप्टर बच्चों अपना समाप्त होता हुआ, खत्म होता हुआ। लगे रहो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसको देखो अच्छे से और नोट करो बढ़िया तरीके से। और एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर करना, मैं हर बार आप लोगों से ये बात बोलता हूँ। ठीक है, और की नोट्स को अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट बच्चों।